ये आरोप कि आज कांग्रेस मानसिक दिवालियेपन की तरफ चली गई है, अवसरवादी पार्टी बन गई है। और अगर इसको मुझे बताना हो तो मैं बता सकता हूं कि आज चुनाव हो रहे हैं। केरल में कांग्रेस पार्टी सीपीएम के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के खिलाफ लड़ रही है और आज चुनाव हो रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के साथ गले मिलकर के चुनाव लड़ रही है और आसाम में भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आलिंगन लगा करके चुनाव लड़ रही है। यह तरीका खड़ा हो गया है। यानी एक तरफ लड़ाई, एक तरफ कुश्ती और दूसरी तरफ नूरा कुश्ती, ये कांग्रेस का हाल हो गया है। मैं दूसरा चार्ज लगाता हूं कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक पार्टी हो गई है। और जब मैं सांप्रदायिक पार्टी कहता हूं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं। केरल में कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ रही है, जो अलगाववाद को जन्म देती है। बंगाल में चुनाव वो अब्बास के साथ लड़ रही है, जो अलगाववाद की नींव रखती है। और असम में जिस बदरुद्दीन को 2006 में तरुण गोगोई ने हु इज बदरुद्दीन कहा था, उसके साथ उसका बेटा गले मिलकर के आलिंगन करके चुनाव लड़ रहा है। ये सांप्रदायिकतावाद है कि नहीं है? हमको कहते हो कि हम सांप्रदायिक हैं, हमको कहते हो कि हम कम्युनल हैं। अरे कम्युनल तो तुम हो। जो नेता असम के गमछे को फेंके उसके साथ गले मिलते हो, ये तुम्हारी पहचान है। इसको तुमको समझना चाहिए। राहुल गांधी आए थे, कहने लगे कि बदरुद्दीन असम की पहचान है। वाह रे मेरे यार, वाह वाह। बदरुद्दीन कभी असम की पहचान हो सकता है क्या? कभी असम की पहचान हो सकता है क्या? अगर असम की पहचान है तो गोपीनाथ बोरदोलोई है। असम की पहचान है तो श्रीमान शंकर देव है। अगर असम की पहचान है तो भूपेन हजारिका है। ये हमको समझना चाहिए। इस गमछे की कोई तौहीन करे, इसकी इज्जत न दे और बाद में जब जनता समझ जाए ये पब्लिक है जो सब जानती है, तो गमछा पहन के निकल जाओ और बोलो कि मैं तो गलत बोल रहा था। आपको कोई माफ नहीं करने वाला है और आपको और कांग्रेस पार्टी दोनों को कोई माफ नहीं करने वाला है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो इसके साथ साथ ये भी कहता हूं कि कुछ लोग तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, जो आप इस मंच पर देख रहे हैं। चुनाव कहीं भी होगा, ये दिन रात एक करके लड़ेंगे। इनको हम एक्टिविस्ट कहते हैं। और कुछ लोग पॉलिटिकल टूरिस्ट होते हैं, जो सैलानी की तरह आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, धरती की जानकारी होती नहीं है, अपना फोटो खिंचा करके चले जाते। अब राहुल गांधी आए थे, मुझे बताया गया कि राहुल गांधी जी चाय के बगीचे में जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, आप जाएंगे, आपका स्वागत करेगी वो सड़क जो सर्बानंद सोनोवाल ने पक्की बना दी है। इसके पहले तो कच्ची में धक्के खाते थे। अब आप जाएंगे तो आपको माताएं बहनें आपको नमस्कार करेंगी। जिसको अरुण उदय में आर्थिक मदद दे करके महिला सशक्तिकरण किया तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया। लेकिन आप जाइए चाय के बगीचे में, राहुल गांधी का फोटो छपा, आगे राहुल गांधी खड़े, फोटो खिंचाने में सब माहिर हैं, और पीछे चाय का बागीचा है। जब मैंने पता किया तो चाय का बागीचा ताइवान का निकला। वोट मांग रहे हो असम के चाय बागीचे में और फोटो खिंचा रहे हो ताइवान का। अगले दौरे पर आए तो फिर फोटो खींचा। मैंने फिर पता किया तो पता चला कि चाय का बागीचा श्रीलंका का है और राहुल गांधी आगे खड़े हैं।
देसी नेता परदेसी फोटो, यानी आपको असम के चाय बागान का फोटो तक नहीं मिलता है। यह है कांग्रेस पार्टी का हाल। सैलानी बनकर के आए, फोटो सेशन। बहन आई, अब ये गांधी परिवार का पुराना रिवायत है फोटो खिंचाना, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आई थी और वो चाय के बागान में जाकर के पत्तियां तोड़ने लगी और फोटो खींचा गया, सारे देश में दिखाया गया। अरे एक बात बताओ मेरे भाइयों, मार्च महीने में पत्ती पक जाती है क्या? पत्ती कच्ची रहती है कि नहीं? तुम कच्ची पत्ती तोड़ते हो क्या? अरे मार्च से अप्रैल का इंतजार तो कर लेना था। फोटो ही खिंचाने का शौक था तो अब फोटो खिंचा लेते, कच्ची पत्ती को तोड़ करके क्यों राजनीति करने लगे? अब समय आया है, पक्की पत्ती भी तोड़ी जाएगी, सूखी पत्ती भी तोड़ी जाएगी और साथ ही साथ वोट भी लोगों का झोली भर करके आएगा। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से हमको इन बातों को रखना चाहिए। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि चाय बागीचे के लिए आपने किया क्या है। अब देखो, मुझे उन पर दया आती है। ज्ञान सीमित है, जानकारियां सीमित है, मालूम नहीं, बेचारे वो लिख देते हैं और वो पढ़ देते हैं, पढ़ देती हैं। चाय बागान के लिए क्या किया है आप बताओ? चाय बागीचार धान पुरस्कार 8,000 रुपए 8 लाख महिलाओं को दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया कि नहीं दिया गया? मित्रों, मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप गुवाहाटी के हैं। आपके द्वारा बताई गई बात सारे असम में जाती है। मुझे मालूम है कि आपको चाय बागीचा में आप नहीं रहते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके द्वारा बताई गई बात सारे गुवाहाटी में जाती है। आप बताइए कि हमने, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने चाय के बागीचे को, जहां डिस्पेंसरी नहीं खुल सकती थी, वहां 130 मोबाइल मेडिकल यूनिट दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? आप बताइए 119 स्कूल खोले गए कि नहीं खोले गए चाय बागीचे में? आज जिस सड़क से आप जाती हो, ये सारी पक्की सड़कें सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा ने बनाई है कि नहीं बनाई है? ये हमारी सरकार ने बनाई है। और इसलिए अब चाय की बात करें हम, कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन देखो। यहां एक टूल किट तैयार होता है डिजिटल इंडिया के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए, और उस टूल किट में लिखा जाता है कि भारत के चाय और योग को बदनाम करो। लिखने वाली लड़की जिसको पकड़ा जाता है, गिरफ्तार होती है, उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वकील लग जाता है। आप बताओ, असम चाय की पहचान है कि नहीं है? आप बताओ, असम चाय की पहचान है कि नहीं है? अगर चाय को बदनाम करोगे तो असम को बदनाम करोगे कि नहीं करोगे? आप कांग्रेस पार्टी से पूछो, चुनाव में पूछो कि भाई जो चाय को बदनाम कर रहा था उसको बेल दिलाने के लिए कौन वकील आया था और किस पार्टी का वो वकील था? और तुम कांग्रेस पार्टी वाले चाय को, बगीचे को बदनाम करने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ करके चलते हो। ये तुम्हारा क्या रवैया है? ये बात उनके सामने सबको रखनी चाहिए। आप बताइए, कभी 40 साल में कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि जो महिलाएं चाय के बगीचे में प्रसूतिकरण की अवस्था में होती हैं, उनके लिए आर्थिक मदद की जाए? कभी सोचा था? सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा ने 12,000 रुपए प्रसूति की अवस्था में जॉब लॉस के कारण देना तय किया और अब आप चुनाव जिताएंगे, 18,000 रुपए इनको दिए जाएंगे। इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। चाय के बगीचों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 1,000 करोड़ रुपए किस लिए? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जच्चा बच्चा के लिए, माता के लिए और बच्चे के स्वास्थ्य के विकास के लिए, इसके लिए दी गई। और हम लोगों ने इस चुनाव में 10 संकल्प रखे हैं।
ब्रह्मपुत्र में फ्लड की ट्रेजेडी से हम आपको निजात दिलाएंगे। उसके अंदर सैटेलाइट से सर्विलेंस करेंगे, रिजर्वायर बनाएंगे, पॉन्ड्स बनाएंगे, लेकिन पानी से, ट्रेजेडी से, त्रासदी से आपको बचाएंगे। यह हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है। अरुणोदय में आपको 3,000 रुपए, महिलाओं को 30 लाख बहनों को अपने बच्चों की पढ़ाई, दवाई व्यवस्था के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह देने का हम तय करते हैं अरुणोदय के तहत 30 लाख महिलाओं के लिए। उसी तरीके से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने के लिए 2.5 लाख रुपए नाम शूद्र, जो नाम 2.5 लाख रुपए नाम घर के लिए, यानी जो हमारी पूजा स्थल है, जो हमारा कीर्तन घर है, उसके लिए हम 2.5 लाख रुपए देंगे। 9,000 कीर्तन घर का काम शुरू हो गया है और लगभग हम इसी तरीके से 12,000 कीर्तन घरों को हम देंगे और क्षत्र की जमीन को गलत आदमियों से छुड़ाएंगे और उसको क्षत्र के नाम पर कराएंगे। इस बात को हम करने वाले हैं। उसी तरीके से डीलिमिटेशन होगा और आपको आपका चुनाव करने का अधिकार पूरा का पूरा मिलेगा। उसी तरीके से हर साल 2 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में देंगे और 5 साल में 10 लाख देंगे और मार्च 2022 तक 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसका हम आपको संकल्प करते हैं। इसके साथ साथ हम लगभग हर साल 2 लाख लोगों को नौकरी तो देंगे ही, 2 लाख स्वरोजगार योजना का भी हम योजना करेंगे और इसके साथ साथ किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर आसाम बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मित्रों, मैंने आपसे पहले कहा कि बदरुद्दीन कभी असम की पहचान नहीं हुई, लेकिन गोपीनाथ बोरदोले और भूपेन हजारिका असम की पहचान है। और हमने संस्कृति की रक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गोपीनाथ बोरदोले जी को भारत रत्न से सम्मानित किया था। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कांग्रेस नहीं कर पाई। भूपेन हजारिका को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हैं, तब जाकर के उनको भारत रत्न मिलता है। ये असम के संस्कृति की रक्षा करने का और असम को पहचान देने का काम हमारे नेताओं ने किया। माधव कला केंद्र के लिए 48 करोड़ रुपए देकर के माधव कला केंद्र को सुसज्जित किया है। शंकर देव जी की जन्म स्थान के लिए 118 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। असम की संस्कृति की रक्षा करने का काम हमारी सरकार ने लिया है। मैंने जैसे पहले बताया कि 9,000 नामघरों का काम शुरू हो गया है और इसी तरीके से 2.5 लाख रुपए हर एक नामघर को देना तय हुआ है। मित्रों, ये असम की धरती है। यही बोडोलैंड का आंदोलन चलता रहा। 50 साल तक किसी ने नहीं पूछा। मैं सही बोल रहा हूं क्या? मैं सही बोल रहा हूं? 50 साल तक किसी ने नहीं पूछा। हजारों लोग घर से बेघर हो गए, हजारों लोग हताहत हो गए, हजारों लोगों की जानें चली गई, हजारों सिक्योरिटी ऑफिसर्स मारे गए। कोई नहीं कुछ पूछ पाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति, अमित शाह जी की रणनीति और सर्बानंद सोनोवाल जी की कर्म नीति ने बोडो आंदोलन को सदा सदा के लिए बोडो एग्रीमेंट में परिवर्तित कर दिया। यह भी हमको समझना चाहिए। और बोडो एग्रीमेंट कैसा रहा? बोडो टेरिटोरियल रीजन बनेगा, असम की अस्मिता बचाई जाएगी, बोडो की समस्या और उसकी आकांक्षाओं की चिंता होगी। 4,000 से ज्यादा असॉल्ट राइफल सरेंडर हुए हैं। 2,500 से ज्यादा बोडो के जो टेररिस्ट थे उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आप बताइए, असम में शांति आई कि नहीं आई? 4 लाख रुपए वन टाइम सेटलमेंट सरेंडर करने वालों को आर्थिक मदद दी गई है। 6,000 रुपए 3 साल के लिए अपने दैनंदिन जीवन को चलाने के लिए योजना बनी है। 1,500 करोड़ रुपए बोडो के विकास के लिए देना तय हुआ है। लेकिन असम में बोडो अकॉर्ड के तहत पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की रणनीति ने और सर्बानंद सोनोवाल जी की कर्म ने ये तय कर दिया कि बोडो लैंड और बोडो का आंदोलन सदा सदा के लिए समझौते में परिवर्तित हो गया। ये हमको समझना चाहिए।
कितनी बड़ी शांति लाई गई है। 4000 असॉल्ट राइफल का सरेंडर होना यह छोटी घटना नहीं है, यह बहुत बड़ी घटना है। यह असम की शांति का कारण बनता है। मैं यहां पर आया हूं तो मुझे खुशी होती है। एक समय में असम और नॉर्थ ईस्ट में सब जगह नैरो गेज था, गुवाहाटी के आगे नैरो गेज था। आज सारा असम और सारा नॉर्थ ईस्ट ब्रॉड गेज रेलवे का हो गया। ये हमको समझना चाहिए। मोदी जी असम में 35 बार आए हैं, 35 बार, 35 टाइम्स असम में। मनमोहन सिंह को आपने 10 साल प्रधानमंत्री बनाए रखा, 10 बार नहीं आए वो, और मोदी जी 35 बार आए हैं पिछले 6 साल में। ये हमको समझना चाहिए। अभी कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट आया था, मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम असम, वी शुड सपोर्ट कांग्रेस। अरे मतलब खैरात है क्या? एक तो प्रधानमंत्री बनाओ, ऊपर से फिर से वोट दो। अरे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, गैस की रॉयल्टी नहीं दे सके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हफ्ते के अंदर 8000 करोड़ रुपए गैस की रॉयल्टी असम को दे दी। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो बोगीबिल ब्रिज की क्यों लटका हुआ था? कांग्रेस पार्टी का काम है लटकाना, भटकाना, अटकाना, और बीजेपी का काम है काम करना, लोगों को सेवा करना, लोगों को राहत दिलाना। ये बीजेपी का काम है। बोगीबिल ब्रिज इतने सालों से लटका हुआ था, अटका हुआ था, भटका हुआ था। उसको सिरे चढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी ने सिरे चढ़ाया। ये हमको समझना चाहिए। 11,500 किलोमीटर की सड़क बनी है। आजकल हमसे सब लोग बोलते हैं वहां जाने में कितना समय लगा। पहले तो 3 घंटा लगता था, अब तो हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये 1 घंटे में कौन पहुंचाता है भाई? किसी से पूछो, बोलते हाईवे, 4 वे, 4 लेन, 6 लेन, इसके पहले 9 लेन। हर जगह टेररिस्ट खड़े थे। आज आपका 4 लेन, 6 लेन, यहां से अरुणाचल प्रदेश की तक की सड़क बन रही है। मैं यहां खड़ा हूं, मुझे ये सौभाग्य मिला है। हमारे सिद्धार्थ भाई हमारे प्रत्याशी हैं, इनको ये सौभाग्य मिला है। इनको आपने तालियां बजाकर शाबाशी देनी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये छोटी घटना नहीं है। ये चांगसारी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आना 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा, 750 बेड का बन रहा है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक अलग हॉस्पिटल, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज छोड़ के एक अलग हॉस्पिटल 750 बेड का बन रहा है। और इतना ही नहीं, मैं खुद बतौर स्वास्थ्य मंत्री एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आपको गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में दे करके गया हूं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। गुवाहाटी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 100 करोड़ रुपए का गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट बन रहा है। क्यों नहीं पहले बना? अब ये बैम्बू इंडस्ट्री बन रही है, 75 हेक्टेयर की भूमि पर 50 करोड़ रुपए से बन रहा है। बैम्बू इंडस्ट्री डेवलप करेगी। हम लोगों ने कानून बदल दिया है, बैम्बू बहुत तीव्र गति से यहां उगाया जा सकेगा। स्वच्छ भारत मिशन में यहां पर टॉयलेट्स बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2000 से ज्यादा मकान बने हैं। एक विकास की नई गाथा लिखी गई है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमने जमीन के पट्टे भी लगभग 3 लाख पट्टे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और मेरा निवेदन है, आप फिर से चुनाव जिताएंगे, फिर से हमारी सरकार बनेगी। जितने लोग जमीन के बगैर रह गए हैं मलकियत के, सबको लैंड का पट्टा दिया जाएगा, जमीन का पट्टा दिया जाएगा। ये हम करने वाले हैं। हमारी सरकार ने 40,000 कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को नियमित कर दिया है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी है। इलाके के विकास के लिए एक बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है, जिस ब्रिज का काम सिद्धार्थ जी खुद अपनी देखरेख में कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे निवेदन करने आया हूं। सिद्धार्थ भट्टाचार्य सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं है, ये हमारे पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, और आगे चल करके इनकी ताकत को और मजबूती देना हमारा काम बनता है। बताइए, आप चुनाव जिताएंगे ना? बताइए, चुनाव जिताएंगे ना? सिद्धार्थ जी को आशीर्वाद देंगे ना? मैं आपसे इसलिए निवेदन करने आया हूं
कि इनको चुनाव जिताने का मतलब है कि गुवाहाटी का विकास तो होगा ही होगा, साथ में असम के विकास में सिद्धार्थ जी का योगदान होगा। इसको भी हमको समझना चाहिए और इसीलिए ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इनका हमको सदुपयोग करना है और इस सदुपयोग करने में आप सब अपना योगदान करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। पॉलिटिकल टूरिस्टों को आराम दीजिए, सैलानी की तरफ घूमने दीजिए, काम करने वाले लोगों को काम दीजिए। हम लोग काम करने वाले हैं। अगर हमारा प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है तो हम सब लोग सेवक हैं, आपकी सेवा के लिए आए हैं, आपके विकास के लिए आए हैं और इसीलिए हमको इन सब कामों में आगे बढ़ना है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों ने मेरी बात बड़े शांतिप्रिय ढंग से सुनी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।